नमस्कार। आप देख रहे हैं ज्ञान समग्र चैनल पर सामान्य हिंदी क्लासेस। सामान्य हिंदी के अंतर्गत हम हिंदी व्याकरण एवं रचना से संबंधित उन टॉपिक्स को कवर करते हैं जो सेकेंडरी लेवल के विद्यार्थियों के साथ यूपीएससी, पीसीएस, नेट, स्लेट, टेट तथा अन्य सभी राज्य एवं केंद्र स्तरीय परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। नमस्कार। वर्णमाला सीरीज का यह 10वां भाग है। वर्णमाला सीरीज के 9 भाग में अधिकतर चीज़ों को हमने कवर कर लिया है। आज वर्णमाला सीरीज का यह अंतिम भाग है और इसमें हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे। संयुक्त व्यंजन क्या है, व्यंजन गुच्छ क्या है और संयुक्ताक्षर क्या है, इन तीनों में क्या अंतर है, तीनों क्या क्या कॉन्सेप्ट है, इसको समझते हैं। कई बार परीक्षाओं में उदाहरण देकर के पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन गुच्छ का उदाहरण है या निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्ताक्षर का उदाहरण है। तो अगर आप इन कॉन्सेप्ट को ठीक से समझते हैं तो आसानी से पहचान कर उत्तर दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, स्वर क्या होता है, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। वर्ण क्या होता है उसको भी हम पहले पढ़ चुके हैं। वर्ण की परिभाषा बताते समय हमने 2 बातें वर्ण के बारे में बताई थी। एक तो वर्ण भाषा में प्रयुक्त होने वाली वे ध्वनियां हैं जो सबसे छोटी हों, जिसका और टुकड़ा न किया जा सके। दूसरा हमने बताया था कि वर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है आकृति। तो जो उन ध्वनियों को लिखने के लिए जिस आकृति का हम इस्तेमाल करते हैं, जिस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, उसे भी हम वर्ण कहते हैं। जैसे अ हम बोल रहे हैं तो अ क्या है, जो हम उच्चारण कर रहे हैं वो अ भी ध्वनि है, लेकिन उस अ को लिखने के लिए हमने एक चिन्ह निर्धारित कर रखा है, ये चिन्ह भी ध्वनि है। ऐसे जब हम क बोलते हैं तो क में 2 ध्वनियां शामिल हैं। एक तो अ शामिल है जो लास्ट में स्पष्ट सुनाई दे रही है, एक अ से भिन्न, उसके पहले किंतु अ से भिन्न ध्वनि सुनाई दे रही है, जिसको हम अलग से स्वतंत्र रूप से तो नहीं बोल सकते, लेकिन उसको लिख करके प्रदर्शित कर सकते हैं ऐसे। तो ये जो क है ये भी क्या है, ध्वनि है। और इसका ये जो चिन्ह है क ध्वनि जो है वो भी वर्ण है और ये जो चिन्ह है ये भी वर्ण है। तो ये क वर्ण है, इसी में जब अ मिल जाता है तो ये बन जाता है, इस तरह से बन जाता है। तो कहने का तात्पर्य है ये जो क है ये क्या है, वर्ण है। अब हमने बताया था कि कुछ ऐसे भी वर्ण हैं जिनमें एक से अधिक ध्वनियां शामिल हैं, लेकिन फिर भी उनको वर्ण कहते हैं, हालांकि उनको संयुक्त वर्ण कहते हैं। और वो कौन कौन से वर्ण हैं, जैसे छ, ये किससे मिलकर के बना है, क प्लस श और प्लस अ। तो अगर इस अ को हटा दिया जाए तो ये क और श रह जाएगा, 2 व्यंजन रह जाएंगे। इन दोनों व्यंजनों से मिलकर के बना है छ और इसके नीचे हलंत लगाएंगे। तो ये जो छ है ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। और वर्ण की जो परिभाषा है, सबसे छोटी ध्वनि होनी चाहिए, उसके और टुकड़े न किए जा सकें। तो उसके हिसाब से ये जो छ है ये चूंकि इस क और इस श से मिलकर के बना है तो ये सबसे छोटी ध्वनि तो हुई नहीं, तो इस हिसाब से तो ये वर्ण नहीं होना चाहिए। लेकिन वर्ण की जो दूसरी परिभाषा है वो ये है कि ध्वनियों को अंकित करने के लिए अगर एक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं तो भी वह वर्ण की परिभाषा में आएगा। तो इन 2 ध्वनियों को, इस क और श, इन दोनों को एक साथ लिखने के लिए हम एक अलग सिंगल चिन्ह का प्रयोग करते हैं, वो चिन्ह है ये छ। तो इसलिए आकृति के नजरिए से देखा जाए तो एक छ क्या है, वर्ण है। क्यों, क्योंकि यहां 2 जो वर्ण है क और श, इन दोनों को जब एक में मिला करके हम लिख रहे हैं तो इन दोनों की आकृति मूलक पहचान गायब हो जा रही है। अब यहां छ में न तो क की ये आकृति दिखाई दे रही है, न इस श की आकृति दिखाई दे रही है, बल्कि दोनों अपनी आकृति मूलक पहचान को खो करके एक नई आकृति धारण कर रहे हैं, छ। तो इस तरह से आकृति के नजरिए से देखा जाए तो छ क्या है, एक वर्ण है।
हालांकि ये मूल वर्ण नहीं कहलाएगा, संयुक्त वर्ण कहलाएगा। इसी तरह से त्र भी मिलकर के बना है त और प्लस र से मिलकर के बना है त्र। लेकिन त की जो आकृति है और र की आकृति, दोनों अपनी आकृति मूलक पहचान खो करके एक तीसरी आकृति बना रहे हैं त्र। तो ये जो त्र है ये भी क्या है, संयुक्त व्यंजन है और इसको वर्ण की परिभाषा के अंतर्गत भी रखेंगे। हालांकि ध्वनि मूलक जो वर्ण की परिभाषा है, यानी सबसे छोटी ध्वनि होनी चाहिए, उस परिभाषा को ये पूरा नहीं कर रहा है। लेकिन जो ध्वनि की दूसरी वर्ण की जो दूसरी परिभाषा है कि एक सिंगल आकृति से लिखी जानी चाहिए, तो उस आकृति मूलक परिभाषा को ये फुलफिल कर रहा है, इसलिए वर्ण की कैटेगरी में आएगा। और किस वर्ण की कैटेगरी में आएगा, संयुक्त वर्ण की कैटेगरी में आएगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो छ त्र ज्ञ श्र ये क्या है, छ त्र हलंत रहेगा, छ त्र ज्ञ और श्र ये सभी क्या हैं, संयुक्त व्यंजन वर्ण है। ये क्या है, संयुक्त व्यंजन वर्ण है। लेकिन ध्यान रहे, व्यंजन तभी कहेंगे जब इनके साथ कोई स्वर नहीं मिला रहेगा। जैसे ही इसके साथ हम स्वर मिला देते हैं तो अब ये पूरी तरह से व्यंजन नहीं रह गया, क्योंकि इसके साथ स्वर मिला। प्योर व्यंजन तब होगा जब उसके साथ स्वर नहीं रहेगा। हम इस छ का, इस त्र का, इस ज्ञ का, श्र का उच्चारण भले ही ना कर सकें, लेकिन ये शुद्ध व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है लेकिन शुद्ध व्यंजन है, क्योंकि इसमें स्वर नहीं है। जैसे ही स्वर मिल जाएगा तो अब ये शुद्ध व्यंजन नहीं रह जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए, छ त्र ज्ञ श्र ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। यानी एक से अधिक व्यंजनों के योग से बना हुआ व्यंजन जो एक चिन्ह से दर्शाया जाए, जिसे एक ही चिन्ह से दर्शाया जाए। तो ये छ दो व्यंजनों से मिलकर बना है, लेकिन एक सिंगल चिन्ह से दर्शाया जा रहा है। त्र भी एक से अधिक व्यंजनों के संयोग से बना है, लेकिन एक सिंगल चिन्ह से दर्शाया जा रहा है। ज्ञ भी एक से अधिक व्यंजनों के योग से बना है, जो एक सिंगल चिन्ह से दर्शाया जा रहा है। और श्र भी एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर के बना है, जो एक सिंगल चिन्ह से दर्शाया जा रहा है। तो इस तरह से ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। अब आ जाइए व्यंजन गुच्छ को समझने के लिए। व्यंजन गुच्छ क्या है, जब एक से अधिक व्यंजन लगातार बिना किसी स्वर के व्यवधान के आए तो उनको कहते हैं व्यंजन गुच्छ। पहले इसको लिख लेते हैं फिर समझते हैं। यानी एक से अधिक व्यंजन लगातार जब आते हैं बिना किसी स्वर के व्यवधान के, तो उसे व्यंजन गुच्छ कहते हैं। अब बिना किसी स्वर के व्यवधान का मतलब क्या है, जैसे हम लिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा मान। मान में आप देखेंगे म एक व्यंजन है, न एक व्यंजन है, लेकिन इसके बीच में एक स्वर आ गया, इसलिए इसको लगातार आया हुआ व्यंजन नहीं मानेंगे। इसको अगर वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या है, म हलंत है, इसके बाद आ है, इसके बाद न हलंत है, उसके बाद अ है। तो इस तरह से देखें तो ये जो मान शब्द बना है वो 4 वर्णों से मिलकर के बना है, और इसमें जो व्यंजन है वो स्वर के व्यवधान के साथ आ रहे हैं। म व्यंजन है और न व्यंजन है, इन दोनों के बीच में एक स्वर आ गया माँ, और तब बना है मान। इसका मतलब क्या है कि मान में म और न 2 व्यंजन तो हैं, लेकिन दोनों व्यंजन लगातार नहीं आ रहे हैं, उनके बीच में एक स्वर आ जा रहा है। लेकिन वहीं पर अगर हम लिख रहे हैं, दूसरा लिख रहे हैं म्यान, म्यान लिख रहे हैं, तो म्यान में देखेंगे तो 2 व्यंजन एक साथ आ रहे हैं। म्यान का वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, म प्लस य प्लस आ प्लस न प्लस अ। यहां आप देखें ये इसका वर्ण विच्छेद हुआ। यहां देखें तो म भी व्यंजन है और य भी व्यंजन है। ये जो म और य है ये दोनों व्यंजन हैं और दोनों के बीच में कोई स्वर नहीं है, यानी बिना व्यवधान की। तो ये जो म और य हैं इनको कहेंगे व्यंजन गुच्छ, क्योंकि ये ऐसे व्यंजन हैं जो
एक साथ आए हुए हैं बिना किसी स्वर के व्यवधान के, इनको कहेंगे व्यंजन गुच्छ। अब आप सवाल उठाएंगे, कहेंगे ये छ में भी तो ऐसे ही बना हुआ है, छ में भी क्या है, क है और प्लस श है, इन दोनों से मिलकर के ही छ बना हुआ है, तो ये भी तो व्यंजन गुच्छ कहलाना चाहिए। लेकिन नहीं, यहां देखेंगे म और य दोनों की आकृतियां अलग अलग हैं, और जब हम एक साथ म्यान लिख रहे हैं तब भी म की थोड़ी सी पहचान बची हुई है, यहां पर म की आकृति मूलक पहचान थोड़ी सी बची हुई है। इसी तरह य को देखें तो य की पूरी पहचान बची हुई है यहां पे। लेकिन यहां क्या है, जब छ बनता है इस क और श को मिला करके, तो इसकी पूरी आकृति बदल जाती है। इस छ में न तो क दिख रहा है न तो श दिख रहा है, यानी क और श दोनों अपनी आकृति मूलक पहचान को बिल्कुल खो दे रहे हैं और खो करके एक तीसरी आकृति बना रहे हैं। तो जब इस तरह की परिस्थिति बनती है कि एक से अधिक व्यंजन लगातार तो आते हैं लेकिन दोनों अपनी आकृति मूलक पहचान खो करके एक तीसरी आकृति के रूप में ढल जाते हैं, तब उनको कहेंगे संयुक्त व्यंजन। लेकिन जब दो व्यंजन लगातार आते हैं और दोनों की आकृति मूलक पहचान या कम से कम दोनों में से किसी एक की आकृति मूलक पहचान बची रह जाती है, तब उसको कहेंगे व्यंजन गुच्छ। इतना सा ही सिर्फ अंतर है व्यंजन और व्यंजन गुच्छ में। तो अब आप समझ गए होंगे। इसको जैसे हम क्या लिखते हैं, तो इस क्या में जो स्वर को अगर अलग कर दें हम, क प्लस य प्लस आ, ये इसका वर्ण विच्छेद हुआ। अब ये जो क और य है इसको कहेंगे व्यंजन गुच्छ। ये क्या है, व्यंजन, ये व्यंजन गुच्छ है। इसी तरह से हम प्यास लिखते हैं, प्यास, इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा, प प्लस य प्लस आ प्लस, आगे का छोड़ देते हैं, आगे से कोई मतलब नहीं है, प्लस अ, ये इसका वर्ण विच्छेद है। इसमें ये जो प और य हैं, ये जो व्यंजन हैं ये लगातार आए हैं, इनके बीच में कोई स्वर नहीं है, तो इसको कहेंगे व्यंजन गुच्छ। इसको कहेंगे व्यंजन गुच्छ। गुच्छ का मतलब होता है गुच्छा। जैसे आपने अंगूर का गुच्छा देखा होगा, लीची का गुच्छा देखा होगा, तो उसमें गुच्छा जरूर है, पर उसको ध्यान से देखेंगे तो गुच्छे में अलग अलग पीस आपको नजर आता है। ऐसा नहीं कि सारे पीस मिल करके एक सिंगल पीस में बदल गए हों। तो जब गुच्छा हो लेकिन अलग अलग पीस दिखाई दें तो उसमें उसको कहेंगे व्यंजन गुच्छ। यहाँ क्या है, संयुक्त व्यंजन में क्या है, यहां भी व्यंजन, एक से अधिक व्यंजन एक साथ आ रहे हैं लेकिन वो अपनी आकृति खो करके एक नई आकृति धारण कर ले रहे हैं, तो इनको कहेंगे संयुक्त व्यंजन। और इस तरह के ये जो व्यंजन एक साथ आ रहे हैं इनको कहेंगे व्यंजन गुच्छ। तो दोनों की परिभाषा स्पष्ट हो गई। संयुक्त व्यंजन क्या है, जब एक से अधिक व्यंजन एक साथ आते हैं कि और एक सिंगल चिन्ह से, एक चिन्ह से दर्शाए जाते हों, यानी जो व्यंजन एक साथ आ रहे हैं उनका अपना आकृति मूलक पहचान लुप्त हो जा रहा है, एक तीसरा आकृति धारण कर रहे हैं, तो उसको कहेंगे संयुक्त व्यंजन। जब वहीं पर दो व्यंजन एक साथ आते हैं बिना स्वरों के व्यवधान के, लेकिन उन दोनों में से किसी भी एक की आकृति अगर शेष, आकृति मूलक पहचान शेष रहती है, बची रह जाती है, तो उसको कहेंगे व्यंजन गुच्छ। तो व्यंजन गुच्छ का प्रयोग कहाँ होता है, अलग अलग शब्दों में होता है। अब आ जाते हैं अक्षर पर। अक्षर की परिभाषा कल के भाग में हमने बताया था, 9वें भाग में बताया था कि अक्षर क्या होती है, वे ध्वनि या ध्वनि समूह जिनका उच्चारण श्वास के एक ही झटके से होता है या श्वास के एक आघात से संभव हो, उसे कहते हैं अक्षर। और उच्चारण एक झटके से कब होगा, उच्चारण के लिए तो सबसे जरूरी है कि कम से कम एक स्वर होना चाहिए, क्योंकि बिना स्वर का किसी व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पर हमने बताया था कि ये क जो है ये व्यंजन है लेकिन ये अक्षर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका उच्चारण संभव नहीं है। अक्षर कब होगा, जब किसी ध्वनि या ध्वनि समूह
का उच्चारण श्वास के एक आघात से हो, और उच्चारण तभी होगा जब उसमें कोई न कोई स्वर हो। तो जैसे ही किसी व्यंजन के साथ स्वर मिल जाता है या किसी भी ध्वनि समूह के साथ स्वर मिल जाता है तो वो अक्षर कहलाने लगता है। इस क के साथ जब अ मिल जाएगा या कोई भी स्वर मिल जाएगा, आ मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा का। अब ये क्या है, अक्षर हो गया। इसी तरह से ये ख है, ये व्यंजन है, व्यंजन वर्ण है, लेकिन ये अक्षर नहीं है। जैसे इसके साथ कोई भी स्वर मिल जाएगा, मान लो ये मिल गया, तो ये बन गया खी। अब ये अक्षर हो गया। तो ठीक उसी तरह से ये जो संयुक्त व्यंजन है, इन संयुक्त व्यंजनों के साथ भी अगर कोई स्वर मिल जाए तो इनका उच्चारण पॉसिबल होगा। केवल अगर ऐसे क्ष लिखा हुआ है तो ये क्या है, संयुक्त वर्ण हो सकता है, संयुक्त व्यंजन हो सकता है, लेकिन संयुक्त अक्षर नहीं हुआ, क्योंकि इसका उच्चारण संभव नहीं है। ये किससे मिलकर के बना है, क प्लस श, ये दोनों ही व्यंजन हैं, तो इसका उच्चारण संभव नहीं है जब तक कि इसमें कोई स्वर न मिले। तो ये अपने आप में एक संयुक्त व्यंजन है, लेकिन जैसे ही इसके साथ कोई भी स्वर मिल जाता है, अगर इसके साथ हम अ जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा क्ष बन जाएगा। अब ये अक्षर हो गया, और चूंकि संयुक्त व्यंजन से बना हुआ अक्षर है तो इसको संयुक्त अक्षर कहेंगे। इसी तरह से त्र अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब उसमें त है और प्लस र है, लेकिन इसके साथ अगर हम कोई स्वर मिला दें, जैसे आ मिला देते हैं, तो अब ये त्र कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो अब ये अक्षर कहलाएगा। लेकिन जब तक केवल त और र है, दो ही हैं, तब तक ये संयुक्त व्यंजन है, अक्षर नहीं है। अक्षर बनने के लिए कम से कम अक्षर का आधार ही है स्वर, कम से कम एक स्वर का होना आवश्यक है, तभी अक्षर कहलाएगा। तो जब हम संयुक्त व्यंजन में कोई भी स्वर मिला देते हैं तो वो संयुक्त अक्षर बन जाता है। ठीक उसी तरह से व्यंजन गुच्छ को भी देखिए। जब हम व्यंजन गुच्छ को देखिए, जैसे क और प्लस य, ये अपने आप में व्यंजन गुच्छ तो हैं, क्योंकि बिना स्वर के व्यवधान के लगातार आ रहे हैं, लेकिन इनको अगर हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ऐसे लिखेंगे। ये अगर एक साथ मिला करके लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे इनको, आधा क और य भी आधा। इनका उच्चारण हम नहीं कर सकते। ये व्यंजन गुच्छ तो हैं, पर इनका उच्चारण हम नहीं कर सकते तब तक जब तक कि कोई स्वर इनके साथ ना आए। और इसी के साथ हमने आ जोड़ दिया तो अब ये बन गया क्या। अब इसका उच्चारण संभव है, तो ये जो क्या है ये हो गया संयुक्त अक्षर। इसी तरह से हमने प लिखा और य लिखा, तो ये अपने आप में व्यंजन गुच्छ तो हैं, क्योंकि दो व्यंजन लगातार आ रहे हैं बिना स्वर के व्यवधान के, तो ये व्यंजन गुच्छ तो हैं। इनको जब एक में मिलाकर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, पर इसका उच्चारण नहीं कर सकते जब तक कि इसके साथ कोई स्वर न मिले। तो अगर हम इसके साथ स्वर मिला देते हैं, मान लीजिए आ हमने मिला दिया, तो ये क्या बन जाएगा, प्या। अब इसका उच्चारण कर सकते हैं, तो ये जो बना ये हो गया अक्षर। जब तक ये इस फॉर्म में है, ऐसे है, तब तक ये अक्षर नहीं है, ये व्यंजन गुच्छ है। लेकिन जैसे ही इसके साथ कोई स्वर मिल गया तो ये बन गया अक्षर बन गया। तो इसको भी संयुक्त अक्षर कहेंगे। संयुक्त अक्षर किसको बोलेंगे, जिसमें एक से ज्यादा व्यंजन मिले हुए हों और उसका उच्चारण श्वास के एक झटके से हो। तो यानी संयुक्त अक्षर क्या है, ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण श्वास के एक आघात से हो, श्वास के एक आघात से हो, अर्थात कम से कम एक स्वर हो। श्वास के एक आघात से उच्चारण तभी होगा जब कम से कम एक स्वर होगा, बिना स्वर के उच्चारण संभव नहीं है। तो जब तक ये केवल क और य ये हलंत है तब तक ये क्या है, व्यंजन गुच्छ है। लेकिन जैसे इसके साथ आ हमने मिला दिया तो ये क्या बन गया, ये क्या जो है ये हो गया संयुक्त अक्षर बन गया, क्योंकि अब इसका उच्चारण हो सकता है। केवल क और य का उच्चारण नहीं, केवल ध्वनियां हैं, इनका उच्चारण नहीं हो सकता क्योंकि ये हलंत हैं, यानी इनमें स्वर नहीं है। जैसे ही स्वर मिला ये क्या हो गए, अक्षर बन गए।
इस तरह से देखा जाए तो संयुक्ताक्षर के दो भेद हैं। संयुक्ताक्षर के कितने भेद हो गए? दो भेद हो गए। कौन कौन से? ये संयुक्ताक्षर के दो भेद हो गए। एक तो संयुक्त व्यंजन मूलक और दूसरा हो गया व्यंजन गुच्छ मूलक। संयुक्त व्यंजन के साथ जब कोई स्वर मिल जाता है तो वो बन जाता है संयुक्त व्यंजन मूलक संयुक्ताक्षर, और वहीं व्यंजन गुच्छ के साथ जब कोई स्वर मिल जाता है तो वो व्यंजन गुच्छ मूलक संयुक्ताक्षर कहलाता है। संयुक्त व्यंजन मूलक संयुक्ताक्षर कौन है? वो फिक्स हैं, 4 ही संयुक्त व्यंजन हमारे पास हैं। तो ये चारों संयुक्त व्यंजन यानी छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये जो 4 हैं ये क्या हैं? संयुक्त व्यंजन मूलक संयुक्ताक्षर हैं। और व्यंजन गुच्छ मूलक संयुक्ताक्षर ये अलग अलग व्यंजनों को मिला करके बनाए जा सकते हैं, जैसे क्यो, प्यो, त्व, इसी तरह से क में आप देखिए यहाँ क है, इसके साथ जब र मिलता है तो ये र नीचे आ जाता है, तो इस तरह से बनता है क्र। तो ये भी क्या है? संयुक्ताक्षर हैं। और ये क्या है? व्यंजन गुच्छ मूलक, क्योंकि इसमें आकृति देख रहे हैं क्र को अगर हम ये अलग अलग करेंगे तो क्या होगा? आधा क होगा और आधा र होगा और प्लस अ होगा। इसको ध्यान से समझिए। ये जो क है ये किससे बना है? आधा क प्लस आधा र और प्लस अ, इनसे मिलकर के बना है ये क्र। तो यहाँ पर भी एक संयुक्ताक्षर आपको व्यंजन गुच्छ दिख रहा है, क्योंकि क और र के बीच में स्वर नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या है? एक व्यंजन गुच्छ है। और इस व्यंजन गुच्छ के साथ स्वर अ लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया? संयुक्ताक्षर हो गया। तो इस तरह से क्र भी क्या है? एक संयुक्ताक्षर है और ये भी व्यंजन गुच्छ मूलक है। व्यंजन गुच्छ मूलक क्यों है? क्योंकि इसमें क की पहचान स्पष्ट रूप से दिख रही है, तो व्यंजन गुच्छ मूलक है। इसी तरह से ख्र, प्र, ये सब अलग अलग क्या है? व्यंजन गुच्छ मूलक संयुक्ताक्षर हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। संयुक्त व्यंजन क्या है? जो एक से अधिक व्यंजनों के योग से बनते हैं, लेकिन उन्हें एक सिंगल चिन्ह से लिखा जाता है, एक एकल चिन्ह से लिखा जाता है, उनको बोलेंगे संयुक्त व्यंजन। साथ में ये भी देखना, व्यंजन वो तब कहलाएंगे जब उनमें स्वर नहीं है, यानी उसके नीचे हलंत लगा रहना चाहिए। जैसे ही स्वर आ जाता है तो कोई भी व्यंजन क्या हो जाता है? वो अक्षर में बदल जाता है। इसी तरह से व्यंजन गुच्छ की परिभाषा क्या है? जब दो व्यंजन एक साथ आते हैं लेकिन उनके बीच में कोई स्वर नहीं होता है, तो ऐसे व्यंजनों के समूह को बोलते हैं व्यंजन गुच्छ। जैसे क्या में क और य एक साथ आए हुए हैं, अगर आ को हटा दिया जाए तो केवल क और य व्यंजनों को लिया जाए तो इनको कहेंगे व्यंजन गुच्छ। इसी तरह से प्यास में प और य एक साथ आए हुए हैं, अगर प्यास में जो आ स्वर है इसको हटा दिया जाए तो प और य जो बचता है ये क्या है? व्यंजन गुच्छ है, क्योंकि इनके बीच में कोई स्वर नहीं है। और अक्षर क्या होता है? अक्षर जब किसी भी व्यंजन ध्वनि के साथ स्वर जुड़ जाता है तो उसका उच्चारण संभव हो जाता है, उस समय उसको अक्षर बोलते हैं। चाहे एक व्यंजन हो उसके साथ स्वर जुड़ेगा तब भी उसको अक्षर बोलेंगे, और एक से अधिक व्यंजन हो उनके साथ अगर स्वर जुड़ेगा तब भी अक्षर बोलेंगे। तो एक से अधिक व्यंजनों के साथ अगर स्वर जुड़ रहा है तो उसको संयुक्ताक्षर बोलेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो संयुक्त व्यंजन है इनके साथ जब स्वर जुड़ जाएगा, नहीं अ इन सभी के साथ अ जुड़ा हुआ है, तो ये भी संयुक्ताक्षर हैं। और ये जो व्यंजन गुच्छ है उनके साथ भी जब स्वर जुड़ जाएगा तो उसको भी संयुक्ताक्षर बोलेंगे। अंतर सिर्फ इतना है कि इसको बोलेंगे संयुक्त व्यंजन मूलक संयुक्ताक्षर है, इसको बोलेंगे व्यंजन गुच्छ मूलक संयुक्ताक्षर बोलेंगे। इसके अन्य जो रूप हैं वो भी संयुक्ताक्षर होंगे। जैसे एक छ है, छ के साथ कोई जरूर नहीं कि अ ही स्वर जुड़ा हो, कोई भी स्वर जुड़ेगा तो उसको अक्षर बोलेंगे। एक छी, ये भी संयुक्ताक्षर है। त्र है, त्र के साथ अगर ई की मात्रा ई का स्वर जोड़ दें तो त्रि हो गया, ये भी संयुक्ताक्षर है। ज्ञ के साथ अगर हम ई जोड़ दें तो भी संयुक्ताक्षर है। इसी तरह से ये जो हमने लिखा क्य लिखा, इसके साथ अगर या हम कर दें तो भी संयुक्ताक्षर है। प्यो के साथ अगर हम प्या अगर आ की मात्रा लगा दें तो भी संयुक्ताक्षर है। क्र के साथ अगर हम आ की मात्रा लगाएं, कोई भी स्वर जैसे ही किसी
ध्वनि या ध्वनि समूह के साथ कोई स्वर जुड़ जाता है तो वो अक्षर में तब्दील हो जाता है। तो ये दो संयुक्ताक्षर के दो भेद हो गए, संयुक्त व्यंजन मूलक और व्यंजन गुच्छ मूलक। तो ये तो हो गई कॉन्सेप्ट की बात। कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आपने समझ लिया कि संयुक्त व्यंजनों के साथ स्वर जोड़ करके भी संयुक्ताक्षर बनाया जाता है, इनको संयुक्त व्यंजन मूलक संयुक्ताक्षर कहेंगे। और व्यंजन गुच्छ के साथ भी स्वरों को मिला करके संयुक्ताक्षर बनाया जाता है, इनको व्यंजन गुच्छ मूलक संयुक्ताक्षर कहेंगे। लेकिन व्यवहार में ऐसा देखा गया है कि संयुक्त व्यंजनों से बनने वाले जो संयुक्ताक्षर हैं उनको संयुक्ताक्षर न कह करके केवल संयुक्त व्यंजन ही कह दिया जाता है, और केवल जो व्यंजन गुच्छ से बनने वाले संयुक्ताक्षर हैं उन्हीं को संयुक्ताक्षर माना जाता है। ये व्यवहार में ऐसा होता है, सैद्धांतिक रूप से ऐसा नहीं है। तो अगर परीक्षा में आपको पूछता है निम्नलिखित में से संयुक्ताक्षर का उदाहरण कौन सा है, और उसमें संयुक्त व्यंजन से बने हुए संयुक्ताक्षर भी हैं और व्यंजन गुच्छ से बने हुए संयुक्ताक्षर भी हैं, तो वहां पर आप व्यंजन गुच्छ से बने हुए संयुक्ताक्षरों को ही प्राथमिकता देंगे, क्योंकि व्यवहार में संयुक्त व्यंजन से बने हुए संयुक्ताक्षरों को कई बार संयुक्ताक्षर न कह करके केवल संयुक्त व्यंजन ही कहते हैं। तो इसलिए संयुक्त व्यंजन मूलक जो संयुक्ताक्षर हैं वो असली संयुक्ताक्षर कहे जाते हैं, और परीक्षा में इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज के टॉपिक में आप समझ गए होंगे कि संयुक्त व्यंजन क्या है, संयुक्त वर्ण क्या है, व्यंजन गुच्छ क्या है और संयुक्ताक्षर क्या है, संयुक्ताक्षर कैसे कैसे बनता है, दोनों में क्या अंतर है। तो मिलेंगे अगले किसी नए क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।